तो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग करने वाले हैं हिंदी ऑनर्स बीए सेमेस्टर 3 मेजर पेपर 4 का क्वेश्चन आंसर। ठीक है। और यह जो है ये सिलेबस पे आधारित है और इसका क्वेश्चन पेपर का आंसर भी मैं यहाँ पे दूंगा। ठीक है। चलिए पहले मैं बताता हूँ कि यह किस किस यूनिवर्सिटी के काम में आएगा। तो यह झारखंड के 3 विश्वविद्यालयों के काम में आएगा। इन तीनों का नाम सुन लीजिए। सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका, ठीक, और रांची यूनिवर्सिटी, साथ में नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी एनपीयू। इन 3 विश्वविद्यालयों का सिलेबस पे आधारित है ये क्वेश्चन पेपर। ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन पेपर, उसके बाद मैं आपको फिर दिखाऊंगा आंसर। तो यह 2024 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है। सेशन 22-26 वालों को पूछा गया था और अभी आप लोग देने वाले हैं 23 से 27 वाले एग्जाम। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ग्रुप ए आता है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे लिखा होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें, यानी कि किताबी भाषा का प्रयोग कम से कम करें, अपने भाषा में लिखने का प्रयास करें। ठीक है। ग्रुप ए सबसे पहला आता है एंड ग्रुप ए में आपको 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन हैं। ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो है पढ़िए और फिर आपको आंसर नीचे में भी मिलेगा, मतलब क्वेश्चन और आंसर दोनों नीचे में है। फिर आपके 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन हैं। देन आपका ग्रुप बी आता है जो कि 60 मार्क्स का है। पूरा का पूरा पेपर 75 नंबर का है और इसमें क्वालिफाई के लिए 30 नंबर लाना है। ठीक है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। और ये सारा का सारा पीडीएफ आपको, मतलब क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ पीवाईक्यू प्लस नोट्स, ऑल पेपर का नोट्स, मेजर पेपर 4, 5, इसके साथ ही माइनर पेपर, एमडीसी पेपर, सेक पेपर, बैक पेपर, सेमेस्टर 3 का कंप्लीट नोट्स, सेमेस्टर 4 का कंप्लीट नोट्स, सेमेस्टर 5, 6, 7, 8 सब का कंप्लीट नोट्स सिर्फ 60 रुपये में दिया जाएगा ज्ञान सागर ऐप पर। ज्ञान सागर ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, उसका मैं बाद में बताऊँगा, पहले मैं क्लास करता हूँ। ठीक है। ऐप के बारे में बाद में बता दूंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले आता है ग्रुप ए, जहाँ पे 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन आते हैं। तो 1 मार्क्स वाले प्रश्नों का आंसर आपको शॉर्ट में करना होता है। पहला क्वेश्चन है, आपके पाठ्यक्रम में कमलेश्वर की कौन सी कहानी संकलित। तो देखिए एक कहानी संकलित है दिल्ली में एक मौत। ठीक है। कमलेश्वर की कहानी दिल्ली में एक मौत। ठीक है। यह लिखा गया है। बस आप इतना भी लिख देंगे ना कि दिल्ली में एक मौत, तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। बी नंबर है, कमलेश्वर की कौन सी पुस्तक आपके पाठ्यक्रम में है, आपके सिलेबस में कौन सा है। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखिए आपके पाठ्यक्रम में कमलेश्वर की कौन सी कहानी संकलित है, इसका हो गया दिल्ली में एक मौत। फिर है, कमलेश्वर की कौन सी पुस्तक आपके पाठ्यक्रम में है। ठीक है। तो हमारे सिलेबस में क्या है, तो है कितने पाकिस्तान। ठीक है। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर का उपन्यास है, जिसको इंग्लिश में नोवेल बोलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, दुनिया का अनमोल रत्न के कहानीकार कौन है। ठीक है। तो दुनिया का जो अनमोल रत्न है, इनके कहानीकार कौन है, जनेंद्र कुमार, दुनिया का अनमोल रत्न। ठीक है। नेक्स्ट अगला जाता है, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सलायन अज्ञेय इनका पूरा नाम है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा क्वेश्चन, चीफ की दावत कहानीकार कौन है। तो चीफ की दावत कहानीकार हैं भीष्म साहनी। आप सबको मालूम होगा, बहुत ही मार्मिक दृश्य मिलता है कि एक जो बॉस है, बॉस को खुश कराने के लिए एक एम्प्लॉय अपनी माँ को साइड कर देता है ना, चलिए बोल देता है कि तुम मत आना बॉस के सामने। तो उसमें जो है दया करुणा का एक तरह से किस तरह से हरास हो रहा है हमारे समाज से, वो दिखाया गया है। अब चलिए 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को देखते हैं और फिर इसका आंसर करते हैं। तो यहाँ पे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। 3 क्वेश्चन, 4 में से किन्हीं 2 का आंसर करना था। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का उत्तर दें। पहला है, चीफ की दावत में कहानीकार ने क्या कहना चाहा है। दूसरा है, तीसरी कसम का सारांश क्या है। तीसरा क्वेश्चन था, शरणदाता कहानी का सारांश लिखें। और चौथा है, दिल्ली में एक मौत के कहानीकार ने क्या कहना चाहा है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 5 मार्क्स क्वेश्चन की ओर। तो 5 नंबर के लिए देखिए, अभी तो एसकेएमयू का हो रहा है, उसके बाद रांची यूनिवर्सिटी का और एनपीयू का एग्ज़ाम होगा। तो जब भी आप लोग एग्ज़ाम जिस भी यूनिवर्सिटी के बच्चे देख रहे हैं, आप सबको कर लीजिएगा और ऐप से सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। ऐप में सब कुछ पीडीएफ दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे है, चीफ की दावत में कहानीकार ने क्या कहना चाहा है। देखिए चीफ की दावत
कहानी के माध्यम से भीष्म साहनी जो लेखक हैं वो समाज में व्याप्त आडंबर, दिखावा, ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना कि ज़्यादा आजकल दिखावा चल रहा है, फैशन की दुनिया है, ठीक है, और अवसरवादिता और नैतिक का पतन, मतलब जितना भी क्या बोलते हैं एक तरह से कि व्यक्ति के अंदर जो आत्मा होती है वो मर रहा है धीरे धीरे, और इन सभी पे व्यंग करते हैं। और कहानी में एक अधिकारी वर्ग, ठीक है, एक ऑफिसर वर्ग अपने स्वार्थ और पद के लालच में गरीब की भावनाओं का शोषण करता है। गरीब कौन है वहाँ पे? उनकी माँ है, ठीक है। लेखक यह दिखाना चाहता है कि सत्ता और पद मानवता से ऊपर हो गए हैं और समाज में वास्तविक संवेदनशीलता का अभाव हो गया है, ठीक है। बाकी आप चाहे तो कहानी का कुछ भाग लिख भी सकते हैं, आपको कहानी मालूम होगा डेफिनेटली, आप पढ़े होंगे या फिर यूट्यूब में कार्टून वाला वीडियो भी देखे होंगे, ठीक है। सब कार्टून वाला वीडियो आजकल अवेलेबल हो गया है कहानी के फॉर्म में। तीसरी कसम का सारांश क्या है इसके बताइए। तो देखिए, तीसरी कसम जो है फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कहानी है। क्या है? कहानी, ठीक है। आपको कहानी लेखक और उनके लेखक और लेख का नाम पूछा जाएगा, ठीक है। यह कहानी बैलगाड़ी चालक हीरामन और नटनी हीराबाई के बीच पनपते निश्छल प्रेम की कथा है, ठीक है। किनके किनके बीच में? तो यह कहानी बैलगाड़ी चालक है हीरामन और नटनी हीराबाई, इनके बीच पनपते निश्छल प्रेम, मतलब जिसमें किसी प्रकार का छल न हो, ठीक है। हीरामन अपनी पहली दो कस्में तोड़ चुका है, ठीक है, लेकिन हीराबाई के साथ वह पवित्र प्रेम के कारण तीसरी कसम लेता है। आप भी लीजिएगा, मैं भी लूँगा, लेकिन मिलेगा तब तो, अगला पार्टी मिलती है तब तो। चलिए, मजाक कर रहा हूँ, रियली ये सब ना थोड़ा सीरियस मैटर है, इसलिए ये सब मैटर में मत पढ़िए, लेकिन लाख मना करने के बाद भी आदमी पढ़ ही जाता है ना। कहानी ग्रामीण जीवन और लोक संस्कृति और सच्चे प्रेम की मार्मिक अभिव्यक्त है, ठीक है। अभी हम लोग और डिटेल में जानेंगे 15 मार्क्स में। और अगर आप पेपर बोलते हैं, नोट्स पढ़िएगा तो पूरा नोट्स में वहाँ पे पूरा डिटेल में बताया गया है। शरणदाता कहानी का सारांश लिखिए। अब देखिए, शरणदाता जो कहानी है सामाजिक स्वार्थ और संवेदनहीनता के जो उजागर करता है उस दृश्य को दर्शाती है। इसमें लेखक ने दिखाया है कि संकट में आए व्यक्ति को समाज केवल औपचारिक सहानुभूति देता है, वास्तव में कोई सहायता नहीं करता। कहानी मानव संबंधों की खोखली सच्चाई को दिखाती है। ये वही बात हो गई कि मुंह में राम राम बगल में छुरी वाली बात, ठीक है। ये जो शरणदाता कहानी है वास्तव में वही दिखाना चाह रहा है कि कोई अपना नहीं है, ठीक है। अपना कौन है? केवल आपके फैमिली मेम्बर, वो भी फैमिली मेम्बर में अच्छे होंगे तो ही, अदरवाइज कोई अपना नहीं है। नहीं, आप खुद अपने हैं, बाकी और कोई नहीं। चलिए, दिल्ली में एक मौत में कहानीकार ने क्या कहना चाहा है? दिल्ली में एक मौत, ठीक है। देखिए, यह कहानी कमलेश्वर की लिखी हुई है और कमलेश्वर ने सत्ता, राजनीति और मीडिया की संवेदनहीनता को उजागर किया है। एक आम आदमी की मृत्यु भी राजनीतिक लाभ का साधन बन जाती है। लेखक यह दिखाना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? कि लोकतंत्र में आम जनता की जान का कोई मूल्य नहीं है। बिल्कुल सही बात है भाई, ठीक है। नेता क्या करता है? अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ठीक है। तो ये बात जो भी बोला है बिल्कुल सोच समझ के बोला है भाई, ठीक है। तो दिल्ली में एक मौत कहानी के माध्यम से राजनीतिक, जितने भी राजनीतिक लोग हैं और मीडिया लोग हैं, इन सभी पे व्यंग किया गया है, मतलब उन सभी पे एक तरह से खोरी खोटी सुनाया गया है कहानी में, ठीक है। आगे देखते हैं 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो कि ग्रुप बी में है, जिसमें आपको 15 मार्क्स वाले किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर करने होते हैं। 15 चौका 60 आ जाएगा, ठीक है। और इसका आंसर कम से कम 2 खड़ा पन्ना, मतलब 4 पेज में करना होता है, समथिंग 500 वर्ड्स में, 500 शब्दों में। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, कितने पाकिस्तान उपन्यास में वर्णित घटनाओं की विस्तृत व्याख्या करें। तो कितने पाकिस्तान जो है इस उपन्यास में क्या घटना बताया गया है, डिटेल में समझाइए जी। तो देखिए, कमलेश्वर का उपन्यास है कितने पाकिस्तान। इसमें भारतीय उपमहाद्वीप यानी भारत देश के इतिहास, राजनीति
और मानवीय त्रासदी का गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है ये उपन्यास में। ठीक है, उपन्यास है, उपन्यास बड़ा होता है, कहानी से बड़ा होता है। और यह केवल भारत पाकिस्तान विभाजन की कथा नहीं है, बल्कि यह प्रश्न उठाता है कि भारत और पाकिस्तान जो बंटवारा हो गया ना जी 1947 में, इस बारे में डिटेल में इस उपन्यास में लिखा गया है। और इस उपन्यास का सबसे मेन सवाल यही है कि विभाजन की मानसिकता कितनी बार और कितने रूपों में घटित होती रही है। ठीक है, ये जो विभाजन हुआ भारत और पाकिस्तान, इसकी मानसिकता कितनी बार और कितने अलग अलग रूपों में घटित हो रहा है, इसको दिखाने का प्रयास किया गया है। इस उपन्यास में महाभारत काल एक तरह से बोल सकते हैं कि आपस में लड़ाई हो गया। अंग्रेज लोग जाते जाते भी लड़ा दिया भारत को। अंग्रेजों की नीति थी कि फूट डालो और राज करो। ठीक है, लोगों के बीच में फूट डाल दो और राज करो। तो इस कारण से भारत के लोग फूट गए, क्योंकि भारत के लोग मूल रूप से क्या बोलते हैं, इमोशनली बहुत कमज़ोर होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रो के दिखा दीजिएगा ना तो आदमी पिघल जाएगा, भारत का आदमी। ठीक है, सच में थोड़ा सा आप रो के दिखा दीजिए, आदमी पिघल जाएगा आपके सामने। तो भारत का आदमी यही था अंग्रेज़ों के सामने, मोह माया दुनिया के चक्कर में। चलिए हालांकि देखते हैं। तो इस उपन्यास में महाभारत का काल से लेकर 1947 के विभाजन और उसके बाद की घटनाओं तक चित्रण मिलता है। लेखक ने दिखाया है कि सत्ता, धर्म और राजनीति ने बार बार मानवता को विभाजित किया है, मनुष्य के नहीं मानवता को विभाजित किया है। उपन्यास में ऐतिहासिक, ठीक है, पात्रों और आधुनिक पात्रों के संवाद के माध्यम से यह बताया गया है, स्पष्ट किया गया है कि युद्ध, हिंसा और विभाजन का सबसे बड़ा शिकार कौन होता है? पॉलिटिशियन नहीं, सबसे बड़ा शिकार कौन होता है? आम आदमी। ठीक है, तो क्वेश्चन भी आ सकता है कि कितने पाकिस्तान के माध्यम से विभाजन का सबसे बड़ा शिकार कौन होता है? आम आदमी होता है। ठीक है, किसी का भाई वहाँ पे छूट गया तो किसी का बेटा यहाँ पे छूट गया, किसी की बहन छूट गई तो किसी की वाइफ छूट गई। ठीक है, तो किसी का घर छूट गया। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दो टुकड़े हो गए, केवल ज़मीन के नहीं दो टुकड़े में बल्कि दिलों के दो टुकड़े हो गए। इस बात को आप मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं? नहीं जी, बोलिए हाँ, एक्सेप्ट करते हैं ना, बिल्कुल। तो यही दर्द, यही मरहम को बताया गया इस कहानी में। ठीक है, कितने पाकिस्तान। आप सोच के देखिए कि आपका सिस्टर या आपके सिस्टर या आपके भाई या आपके फादर या आपकी ज़मीन वहाँ पे रहेगा और आपको बोल दिया जाएगा नहीं आज से तुम लोग पाकिस्तान चला जाएगा, या पाकिस्तान के लोगों को बोल दिया जाएगा कि आज से तुम लोग हिंदुस्तान जाएगा। ठीक है, क्या दर्द होगा, सोच के भी साला रोना आ जाता है नहीं। चलिए, तो कमलेश्वर यह प्रश्न उठाते हैं कि क्या केवल सीमाएं बदलने से समस्याएं समाप्त हो जाती हैं? क्या हर संघर्ष के बाद एक नया पाकिस्तान नहीं बन जाता है? मतलब जितना बार संघर्ष करो, जितनी बार लड़ाई होती है, उतनी बार पाकिस्तान बनता है। ठीक है, तो कमलेश्वर चाहते हैं कि इसकी जड़ तक समस्या का समाधान हो। ठीक है, केवल ज़मीन के दो बंटवारे करने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि इससे मानवता को दो भागों में बांट दिया गया। उपन्यास मानवीय संवेदना, पीड़ा और आत्म मंथन का दस्तावेज है। यह पाठक को इतिहास के साथ साथ वर्तमान पर भी सोचने के लिए बाध्य करता है। और क्या बंटवारा हो गया तो क्या आज भी युद्ध नहीं हो रहा है? आज भी युद्ध हो रहा है। ठीक है, और इस युद्ध को करा कौन रहा है? तो आप सब जानते हैं, पॉलिटिशियन। ठीक है, चलिए, ऐसा कहानी पढ़िएगा तो सच में रोना आ जाएगा, रियलिटी में बता रहा हूँ। आप उपन्यास को कभी पढ़िएगा, रो लीजिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, दुनिया का अनमोल रत्न। कहानी में कहानीकार के मनोभाव को विस्तार से बताइए कि दुनिया का अनमोल रत्न में कहानीकार, ठीक है, क्या बताना चाहते हैं। ये जो कहानीकार हैं जनेंद्र, ठीक है, क्या बोलना चाहते हैं कि दुनिया का अनमोल रत्न क्या है। ठीक है, तो देखिए, दुनिया का अनमोल रत्न के कहानीकार कौन है? जनेंद्र। जनेंद्र कुमार की कहानी दुनिया का अनमोल रत्न एक गहन मनोवैज्ञानिक कहानी है। कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक। इसमें लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि संसार का सबसे मूल्यवान रत्न कोई भी वस्तु नहीं, ना हीरा, न जेवरात, न सोना, न चांदी, कोई कुछ नहीं, न मानिक, न कुछ भी।
दुनिया का अनमोल रत्न क्या है? मानव की नैतिक चेतना और आत्मीय मूल्य, ठीक है, जिसमें हम लोग बोलते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी, ठीक है, मानव गुण, दया, करुणा, यही मनुष्य की सबसे अनमोल रत्न है। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न क्या है? मनुष्य की नैतिकता, ईमानदारी, सच्चाई, दया, करुणा, प्रेम, यही सब जो है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है। कोई पैसा, धन, दौलत की बात यहाँ पे नहीं की जा रही है, ठीक है। कहानी में पात्रों यानी कि जो कैरेक्टर हैं कहानी में के माध्यम से लेखक यह दर्शाते हैं कि आधुनिक समाज भौतिक सुखों के पीछे भागते हुए अपने वास्तविक मूल्यों को भूलता जा रहा है। कहानीकार के मन में समाज की स्थिति को लेकर गहरी चिंता और पीड़ा है। क्या है? गहरी चिंता है और पीड़ा है, और यह मानता है कि धन, पद, ठीक है, प्रतिष्ठा, ये सब क्या है? क्षणिक है, जबकि आत्मसम्मान, करुणा और सत्य ही वास्तविक रत्न है। क्या अवास्तविक रत्न है? आत्मसम्मान। हम लोग बोलते हैं ना कि भाई कुछ भी हो, अपना जो है ना सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा के कोई काम मत करना, ठीक है। कोई कोई व्यक्ति को देखिएगा ज़बरदस्ती एकदम लगा रहता है किसी लड़की के पीछे, जो बोल देती है, मना कर देती है कि तब भी वो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन करने जाता है। या फिर कोई कोई फैमिली में ही देखिएगा क्या होता है कि एकदम मना कर देगा, फिर भी बार बार उसको आप पैसा मांगते रहते हैं, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन करने जाते हैं। तो सेल्फ रिस्पेक्ट वाली काम मत करें, करुणा हो आप में, ठीक है। कोई व्यक्ति अगर सड़क पे गिर गया तो उसका उठा दे, कोई अगर मुसीबत में तो उसकी हेल्प करें, ये करुणा आप में होनी चाहिए, दया भाव होनी चाहिए, सत्यता आप में होनी चाहिए, ठीक है। यही वास्तविक रत्न है। और ये सब आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है? एग्जाम पास करने के लिए? हाँ नहीं तो कि बोलिए जी, क्यों पढ़ाया जा रहा था? ये सब आपको पढ़ाया जा रहा है ताकि आप में भी ये गुण, ये भावनाएं, ठीक है, उत्पन्न हो सके और आप समाज के एक अच्छे नागरिक बने, ठीक है। लेखक की भाषा सरल है, भावपूर्ण है और संवेदनशील है। मनोभाव की सूक्ष्म अभिव्यक्ति इस कहानी की प्रमुख विशेषता है। यह कहानी पाठक को आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करती है, ठीक है, सोचने के लिए प्रेरित करती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। कहानी सॉरी कहानी कला के दृष्टि से परिंदे कहानी का मीमांसा बताना है कि परिंदा कहानी में क्या बोला गया है, इस कहानी का सार क्या है, उद्देश्य क्या है, सीख क्या है, ठीक है। तो देखिए, ये जो परिंदा कहानी है, परिंदा कहानी आधुनिक मानव जीवन की घुटन, अकेलेपन और स्वतंत्रता की आकांक्षा को प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत कर रहा है। आजकल का व्यक्ति जो है मोबाइल के पीछे रह के अकेलापन महसूस कर रहा है, ठीक है, लोनलीनेस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। प्लीज़ लिव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। अक्सर मूवी में बोलता है ना, प्लीज़ लिव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। तो आदमी जो है आजकल परिंदे कहानी में यही बताना जा रहा है कि मनुष्य की जीवन की घुटन और अकेलेपन स्वतंत्रता की आकांक्षाओं को प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत करता है, ठीक है। कहानी में परिंदे स्वतंत्रता, ठीक है, उड़ान और इच्छाओं के प्रतीक है। परिंदा क्या है? पक्षी क्या है? स्वतंत्र है और उड़ान और इच्छा के प्रतीक है। कौन सा कलर लें? ग्रीन कलर लेते हैं, ठीक है। उड़ान और इच्छाओं के प्रतीक है, जबकि मानव जीवन बंधनों में जकड़ा हुआ दिखाया गया है। मानव जीवन कैसा है? बंधनों से जकड़ा हुआ, ठीक है। जब रिश्ते ही आपके बंधन हो जाएं तो समझ लीजिए कि आप स्वतंत्र नहीं हैं, ठीक है। आप पिंजड़बंद पक्षी की तरह पिंजड़े में कैद हो चुके हैं। जबकि रिश्ते वास्तव में देखा जाए तो स्वतंत्रता दिलाते हैं आपको, ना कि पिंजड़े में बंद करते हैं। कहानी की कथा वस्तु सरल होते हुए भी गहन अर्थ रखती है, ठीक है। वातावरण पूरी तरह प्रतीकात्मक है, जो पात्रों की मानसिक स्थिति को दर्शाता है, उसकी मेंटल स्टेज को दर्शाता है कि वह किस तरह से सोच रहा है। कहानीकार ने बाहरी घटनाओं से अधिक आंतरिक संघर्ष पे बोल दिया है कि आदमी आजकल, देखिए, बाहर से आदमी खुश दिखता है लेकिन अंदर से क्या हालत है उसकी वो तो वही जानता है, ठीक है। तो ये आंतरिक घटनाओं को दिखा रहे हैं। इसके अलावा भाषा, प्रतीक और बिंब और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के कारण यह कहानी आधुनिक कला में, ठीक है, आधुनिक काल होगा, आधुनिक काल में कहानी कला का उत्कृष्ट उदाहरण है, ठीक है। वर्तमान समय में जो है यह कहानी कला का एक सबसे अच्छा उदाहरणों में से एक है।
परिंदे कहानी यह संदेश देती है कि आधुनिक समाज में व्यक्ति बाहरी रूप से स्वतंत्र होते हुए भी भीतर से कैद रहता है। सपोज दैट आप ऑफिस गए, मान के चलिए, ठीक है, 9 से 12 बजे पहुंचना है। 9 से 12 जी ना, 9 से 5, 9 से 5, तो वो एक तरह से कैद हो गया। आपके पास कुछ भी काम हो लेकिन बोलेगा नहीं, आपको काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो पैसा काट लेंगे। तो ये क्या हुआ, एक तरह से कैद हुआ आपका। ठीक है, अपना बिजनेस करो यार, क्यों जॉब के पीछे भाग रहे हो। तो ये कहानी जो है, परिंदे कहानी को आप जॉब से भी एक तरह से जोड़ के देख सकते हैं कि आजकल का आदमी गवर्नमेंट सर्विस के पीछे भाग रहा है बिना सोचे समझे, बस लेना है पागल की तरह। ये नहीं देखता है कि उसमें मेरी स्वतंत्रता है, मेरा इंटरेस्ट है या नहीं। ठीक है, अपनी इंटरेस्ट को देखिए, पहले आपको किस में इंटरेस्ट है, आप वो काम कीजिए, ना कि जॉब के पीछे भागिए। ठीक है, तो ये परिंदे कहानी इस बात को भी आपको संकेत देता है कि अपनी इंटरेस्ट पकड़ कीजिए। कहानी कला के दृष्टि से उसने कहा था, कहानी की विवेचना कीजिए। उसने कहा था, ठीक है, किसने कहा था, वही वही, हाँ वही, हम समझ रहे हैं कौन कहा था। चलिए, ठीक है, उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, उसने कहा था। किसकी कहानी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। उसने कहा था हिंदी साहित्य की अमर प्रेम कथा है। क्या है, अमर प्रेम कथा है। यह कहानी प्रेम, त्याग और बलिदान की पराकाष्ठा को दर्शाती है। लहना सिंह का चरित्र कहानी की आत्मा है। किसका, लहना सिंह का जो चरित्र है यह कहानी की आत्मा है। कहानी का कथानक प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। किस पे, प्रथम विश्व युद्ध की। कब हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, 1914 में। ठीक है, और दूसरा विश्व युद्ध 1939 में। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 की घटना के बारे में बताया गया है। संवाद अत्यंत स्वाभाविक और प्रभावशाली है। प्रेम की अभिव्यक्ति, ठीक है, आडंबरहीन है, जो इसे और अधिक मार्मिक बनाती है। मार्मिक मतलब एकदम मतलब क्या बोलते हैं, अंदर से आप भर जाइएगा। ठीक है, कहानी में भावनात्मक गहराई और सशक्त चरित्र चित्रण और प्रभावशाली भाषा का सुंदर समन्वय है। कहानी कला की दृष्टि से यह रचना पूर्णतया सफल और कालजयी है, यानी कि आगे के समय में भी यह अजय रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। कोसी का घटवार। कोसी का घटवार कहानी की समीक्षा कीजिए। देखिए मैं यहाँ पे शॉर्ट आंसर दे रहा हूँ, आपको लॉन्ग आंसर पता होगा, और नहीं पता है तो नोट्स को पढ़ लीजिएगा, लॉन्ग आंसर वहाँ पे दिया गया है। ठीक है, कोसी का घटवार। कोसी का घटवार कहानी ग्रामीण जीवन की त्रासदी। ठीक है, कोसी का घटवार मूल रूप से गरीब व्यक्ति की कहानी है। ठीक है, कोसी का घटवार कहानी ग्रामीण जीवन की त्रासदी है और गरीबी और सामाजिक शोषण को यथार्थवादी, यथार्थवादी मतलब वास्तविक जीवन में, ठीक है, वास्तविक जीवन शैली में प्रस्तुत करती है। कोसी नदी यहाँ केवल नदी नहीं बल्कि विनाश और पीड़ा का प्रतीक है। ये जो कोसी नदी है किसका प्रतीक है, विनाश और पीड़ा का प्रतीक है। ठीक, कहानी में घटवार समुदाय के संघर्ष, घटवार समुदाय मूल रूप से थोड़ा सा पिछड़ा समुदाय है, उनकी व्यवस्था और समाज की उपेक्षा को प्रभावी ढंग से दिखाया गया है। लेखक की दृष्टि से करुणामय और वह ग्रामीण जीवन का वास्तविक समस्याओं को बिना किसी बनावट के प्रस्तुत करता है। मतलब जो रियल लाइफ में है वही इस कहानी में बताया गया है। कोसी के घटवार में कथानक, वातावरण और पात्र तीनों ही कहानी को सशक्त बनाते हैं। यह कहानी सामाजिक यथार्थ और सजीव जीवन प्रस्तुत करती है। ठीक है, मैं डायरेक्टली मूल भाव को बता दे रहा हूँ, आप लोग जो है लिख लीजिएगा। 15 मार्क्स का आएगा तो पूरा 4 पेज आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है चीफ की दावत को कहानी के तत्वों के आधार पर विश्लेषण कीजिए। चीफ की दावत भीष्म साहनी की कहानी। ठीक है, तो व्यंग्यात्मक कहानी है। इसमें कथानक सत्ता और समाज के बीच खोखले संबंध को दिखाता है, एक दिखावा भरा। ठीक, हाँ चलिए पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो वही है कहानी में जो बॉस को खुश करने के लिए लाते हैं और फिर अपने माँ को साइड में रहने के लिए बोलते हैं। ठीक है, अच्छा खासा नाश्ता करते हैं, उसकी माँ आ जाती है बीच में। फिर खेला हो जाता है। अगला है हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास पर विस्तृत विवेचन कीजिए। चलिए इसको कर देते हैं, और एक लास्ट है। हिंदी उपन्यास का उद्भव 19वीं शताब्दी में हुआ। प्रारंभिक उपन्यास नैतिक और सामाजिक सुधार को प्रेरित थी। जब शुरू में हिंदी उपन्यास का प्रारंभ हुआ
तो नैतिक और सामाजिक सुधार को बल दिया गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है हिंदी उपन्यास या सॉरी हिंदी काल के या हिंदी का ही एक तरह से जनक कहे जाते हैं। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु युग में उपन्यास को दिशा मिली। प्रेमचंद युग यानी कि जब प्रेमचंद लिख रहे थे अपना कहानी वगैरह, तो प्रेमचंद युग में हिंदी उपन्यास यथार्थवादी बन गया। यथार्थवादी मतलब वास्तविक जीवन पर आधारित बन गया, जिसमें ग्रामीण जीवन, दलितों की और शोषण वर्ग को समस्याएं बताई गई, केंद्र में आई। और साथ में स्वतंत्रता का भी बहुत सारा इसमें बात बताया गया। स्वतंत्रता के बाद मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक और प्रयोगवादी उपन्यास का विकास हुआ। ठीक है, आज हिंदी उपन्यास सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैश्विक संदर्भों को समेटे हुए एक सशक्त साहित्यिक विद्या बन चुका है। ठीक है, चलिए, और हजारों लोग इसमें आज पीएचडी भी कर रहे हैं। बाकी आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, मैं बस क्वेश्चन दिखा रहा था प्रीवियस ईयर का। एग्ज़ाम में जाने से पहले मैं यही कहूँगा, कंप्लीट नोट्स को पढ़ लीजिएगा और अपने से भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। मैं आपको बैक सपोर्ट देता हूँ, ठीक है, मेन सपोर्ट आपको खुद लेना है। मैंने कहा क्या बताया था कहानी में, सुने थे ना, कि आपको मेहनत खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, कोई नहीं चाहे, मतलब कौन क्या सोचता है कि आप क्या पास कर लीजिएगा या फेल कर लीजिएगा, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, फर्क किसको पड़ेगा? आपको। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, बस समझ रहे हैं ना बात को। ना आपके टीचर को पड़ेगा, ना मुझे फर्क पड़ेगा। रियलिटी में बताता हूँ, आप फेल करेंगे, मुझे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मेहनत आपको करना पड़ेगा, मैं केवल आपको बैक सपोर्ट दे रहा हूँ। ठीक है, तो मेहनत आपको तो खुद ही करना पड़ेगा सभी पेपर में। बाकी सब पेपर का मैं नोट्स दे रहा हूँ, मेहनत आपको खुद करना पड़ेगा। और डीप स्टडी कीजिए, खुद से पढ़िए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। मैं जो दे रहा हूँ वो काफ़ी नहीं है, मतलब काफ़ी है, फिर भी आपको चाहिए कि आप खुद से ज़्यादा पढ़ें। ठीक है, मैं तो केवल आपको 1 घंटा का कंटेंट देता हूँ, या नोट्स पढ़िएगा तो 3 घंटा में नोट्स ख़त्म हो जाएगा। तो क्या आप 3 घंटा पढ़िएगा? नहीं, आप उससे ज़्यादा पढ़िएगा। ठीक है, कहाँ से पढ़िएगा? मोबाइल से पढ़िए यार। ठीक है, इंटरनेट है आपके पास, पूरा सिलेबस चार्ट जाइए, कहानी को सुनिए। ठीक है, तो इस तरह से एक एक चीज़ को पढ़िए। और पूरा का पूरा ऐप के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो ये है ज्ञान सागर ऐप। यहीं पे आपको सभी सेमेस्टर के नोट्स मिलेंगे सिर्फ 60 रुपया में, और सभी पेपर के भी। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी संभवतः जहाँ तक मुझे मिल पाता है मैं आपको अवेलेबल देता हूँ। ठीक है, ज्ञान सागर ऐप का नाम है। ऐप आपको ये लोगो देख के प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। मोबाइल नंबर और नाम दे के लॉगिन कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ऑल कोर्स में आएंगे और यहाँ से SKMU दुमका का कोर्स खरीद लेंगे, ये वाला। ठीक है, जो लोग फ़ोन पे नहीं चलाते हैं वो लोग क्या कीजिएगा, किसी को बोलिएगा, वो अपना नंबर से आपको फ़ोनपे से लॉगिन कर देंगे। या फिर आप हमें इस नंबर पे कोई भी प्रॉब्लम भी होती है तो इस नंबर पे हमको व्हाट्सएप कीजिएगा। और जिनको फ़ोन पे यूज नहीं करते हैं वो लोग हमको इस नंबर पे अपना नाम, मोबाइल नंबर सेंड कीजिएगा, हम QR कोड भेज देंगे पेमेंट करवा के किसी से। ठीक है, अपना नंबर भेज दीजिएगा और आपका ऐप फ्री हम कर देंगे फिर इधर से। ठीक है, थैंक यू, बाय। और एक चीज़, ये नंबर नोट कर लीजिएगा, एग्ज़ाम के बाद अपना क्वेश्चन पेपर हमें सेंड कर दीजिएगा, ताकि हम इसी तरह से आपके आने वाले जूनियर कैंडिडेट के भी हेल्प कर सकें। ठीक है, ओके दोस्तों, बाय, जोहार।